हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी जो अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वन बी वन हम उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 2। ठीक है, और इसमें जो भी वाइंडिंग है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लें कि कल भी डिस्कस किया था, उसको मैं फिर से एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ठीक है, कि जो यहाँ पे जनरेटर था, यहाँ जनरेटर हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एक था आपका डीसी जनरेटर, ओके, एंड सेकंड वन इज है आपका एसी जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर का हम लोग ने दो पार्टों में देखा था कि एक तो है आपका डीसी जनरेटर और दूसरा है एसी जनरेटर। ठीक है, अब इसमें देखिए कि डीसी जनरेटर के क्या अंदर क्या होता है कि वोल्टेज तो होता है, फिर लेकिन इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? ज़ीरो। ये अपने को ध्यान में रखने वाली बात है कि जो डीसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज तो होता है, बट जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम लोग एसी मशीन की बात करें, ठीक है, तो एसी मशीन में देखिए भी एंड एफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हमेशा हमको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, और इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे। एसी जनरेटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। एक बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, ओके, और एक को बोलते हैं असिंक्रोनस। असिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है। जनरेटर को एक तो डीसी हो गया जनरेटर और दूसरा हो गया एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज तो है, लेकिन जो आपका जो फ्रीक्वेंसी वो कितना होता है? वो ज़ीरो होता है। ठीक है, एसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है। और एसी जनरेटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरे को बोलते हैं असिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंक्रोनस जनरेटर का मतलब क्या होता है। सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर क्या होता है? एन बराबर एन एस, ओके, एंड असिंक्रोनस जनरेटर के अंदर क्या होता है? एन इज ग्रेटर देन एन एस। ठीक है, ये कंडीशन है, आप लोग ध्यान रखें। एन आपका रोटर स्पीड है और एन एस क्या है? आपका सिंक्रोनस स्पीड है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एन एस क्या है आपका। एन एस आपका है सिंक्रोनस स्पीड और एन को हम लोग बोलते हैं रोटर स्पीड। ठीक है, अगर जिस केस में अगर एन बराबर एन एस है तो वो अपना सिंक्रोनस स्पीड होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है। ठीक है, मतलब जो उसका स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन जिस केस में रोटर एन इज ग्रेटर देन एन एस, मतलब रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, उसको हमको बोलते हैं असिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडक्शन जनरेटर। जो आपका इंडक्शन जनरेटर होता है उसका स्पीड क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, उसका स्पीड वेरिएबल होता है और जो उसका स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका अगर इस तरीके के केस पूछा जाए, एन इज ग्रेटर देन एन एस देन विच टाइप ऑफ जनरेटर, मतलब इसको इसको हम लोग बोलेंगे टेक्निकल वर्ड असिंक्रोनस जनरेटर, और उसका एग्जाम्पल है आपका इंडक्शन जनरेटर। ओके, और जहाँ भी एन बराबर एन एस आ जाए, ठीक है,
तो आप समझ जाना कि सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। वेयर आपका एन एस सिंक्रोनस स्पीड है एंड एन क्या है आपका रोटर स्पीड है, क्लियर। उसी तरीके से कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एन एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन में पी, ठीक है। 120 एफ अपॉन में पी, ये आपका क्या है सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। ये आपका क्या है सिंक्रोनस स्पीड है, ओके। जहाँ पे आपका एफ क्या है, एफ है आपका फ्रीक्वेंसी, एफ का आपका फ्रीक्वेंसी है, और पी क्या है आपका नंबर ऑफ पोल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज दैट कि कोई ऐसी मशीन है, ठीक है, कोई ऐसी मशीन है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, ओके, और नंबर ऑफ पोल्स दिया हुआ है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से, वो दिया हुआ है 4। तो देन आपसे पूछा जा रहा है कि एन एस कितना होगा, ठीक है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड आपसे पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा अगर कैलकुलेट करें तो एन एस बराबर होता है 120 इंटू एफ, और एफ इक्वल्स टू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ओके। और नंबर ऑफ पोल कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है 4, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ पोल इक्वल्स टू 4। तो अगर हम लोग इसको काटें यहाँ पे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो एन एस बराबर आपका आ गया 1500 आरपीएम, ठीक है। ये हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं आरपीएम से, ठीक है। और आरपीएम का पूरा जो अगर हम लोग नाम देखें तो देखिए आर का मतलब होता है रोटेशन, पी का मतलब पर, और एम का मतलब है मिनट, मतलब रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में जो उनका रोटेशन होता है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से देखिए सिंपल सा चीज़ है कि जनरेटर है, एक तो आपका डीसी जनरेटर हो गया और दूसरा एसी जनरेटर हो गया। डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज तो होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। और एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, क्लियर। और एसी जनरेटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर जिसमें एन बराबर एन एस होता है, मतलब कि रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों क्या होता है इक्वल होता है, क्लियर। एंड देन अनदर केस है जिसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, असिंक्रोनस, ठीक है, जिसमें जो इसका स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। उसका कंडीशन क्या है कि n इज ग्रेटर देन एन एस, मतलब जो आपका रोटर स्पीड है इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, क्लियर। और इसका एग्जांपल की हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल में आएगा आपका इंडक्शन जनरेटर, क्लियर। और देन आपका हम लोग देखें कि यहाँ पे देख लीजिए एन एस आपका सिंक्रोनस स्पीड है और एन क्या है आपका रोटर स्पीड है, क्लियर। और जो आपका सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन में पी, जहाँ पे एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है और पी क्या है नंबर ऑफ पोल्स है। उसी का एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि सपोज दैट अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, नंबर ऑफ पोल्स 4 दिया हुआ है, तो सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा। तो इसका कैलकुलेट हम लोगों ने कर दिया कि 120 तो है ही, एफ कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पोल कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स 2 दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड देख लीजिए कितना हो जाएगा, एन एस बराबर 120, एफ कितना दिया हुआ है 50 और पी कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा 3000 आरपीएम, ठीक है, 3000 आरपीएम, जो कि इसका मैक्सिमम स्पीड होगा। क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं, मिनिमम अगर आपसे पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स हमेशा 2 होते हैं। वाई? क्योंकि अगर पोल कहाँ पे जनरेट होता है, मैग्नेट पे, तो हमेशा देखना कि मैग्नेट जो होता है, जो चुंबक होता है, उसको हमेशा उसके 2 पोल होते हैं, को बोलते हैं साउथ और नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पोल कितनी होंगे 2। कभी भी आप ये मत करना कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो यहाँ पे 1 पुट मत करना। 1 पुट इसलिए नहीं कर सकता है कि 1 पोल कभी हो ही नहीं सकता है, हमेशा पोल्स बनते हैं मैग्नेट के अंदर नॉर्थ साउथ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पोल कितने होंगे 2। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि पूछा जाए कि मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, तो वो क्या करेंगे सीधे बोलेंगे अच्छा 120, 50 फ्रीक्वेंसी है और नंबर ऑफ पोल रख लेते हैं 1,
ठीक है। एक तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगा 6000 आरपीएम, ठीक है, 6000 आरपीएम। इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ रॉन्ग क्यों? कि नंबर ऑफ पोल्स मिनिमम एक हो ही नहीं सकता है। जो नंबर ऑफ पोल्स है वो मिनिमम कितना होगा? वो 2 होगा। क्लियर? तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं और डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन्स में एंड एसी मशीन में। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर आर सेम, ठीक है। इसको ध्यान में रखने की चीज़ है कि जो आपका डीसी जनरेटर है एंड एसी जनरेटर है, दोनों का प्रिंसिपल क्या है? सेम है, ठीक है। मतलब मैंने कल ही डिस्कस किया था कि जो आपका डीसी मशीन है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। फैराडे का पहला नियम हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। कोई जो आपका प्रिंसिपल है वो डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर का दोनों सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जो डीसी मशीन का प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। मतलब कि जो आपका एसी जनरेटर है उसका भी जो आपका प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड होगा? वो किस पे डिपेंड होगा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? तो फैराडे का जो पहला ही मैंने कल बताया कि फैराडे का पहला जो नियम है वो क्या कहता है, तो उसका पहला नियम हम लोगों ने कल देखा था कि इस पहला नियम वे बोलता है कि whenever a conductor cut a magnetic flux and EMF is induced in that conductor, ठीक है। फैराडे का पहला नियम यही था, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, रोटेट करता है, वो क्या करता है उस टाइम पे? वो क्या करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होगा कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कंडक्टर के अंदर। ये फैराडे का पहला नियम था, ठीक है। फैराडे का जो सेकेंड जो रूल था वो क्या था? कल डिस्कस किया था, ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम क्या था कि the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux, ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम ये था कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी फाई अपॉन में डी टी, ठीक है। ये था आपका दोनों का नियम, ठीक है। कि
डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों का प्रिंसिपल सेम है। वो किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब कि दोनों में चेंजिंग क्या है, दोनों में थोड़ा बहुत चेंजिंग है, वो हम लोग चेंजेस देख लेते हैं। कि दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है, ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है, बट जो डीसी मशीन के अंदर क्या होता है, डीसी जनरेटर की अगर हम लोग बात करें, कि जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, वो अल्टरनेटिंग इन नेचर, ठीक है, जब भी ईएमएफ जनरेट होता है वो अल्टरनेटिंग होता है। लेकिन डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर हम लोग क्या करते हैं, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम लोग डीसी क्वांटिटी में चेंज करते हैं। बट इन केस ऑफ एसी, ठीक है, एसी जनरेटर क्या होता है कि जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है वो कैसा होता है, वो अल्टरनेटिंग इन नेचर, और डायरेक्टली आपको आउटपुट टर्मिनल पे भी आपका एसी ही करंट होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि डीसी जनरेटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर लगाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर हम लोग क्या करते हैं कि उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम लोग यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटी में चेंज करते हैं। क्लियर। बट इन केस ऑफ एसी मशीन, उसमें क्या होता है कि जो आपका जो जनरेट होता है वो क्या होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट होता है, और उसको डायरेक्टली हम लोग आउटपुट टर्मिनल पे हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इन डीसी जनरेटर, ठीक है, ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, इन द इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर conductor is alternating in nature, but with the help of commutator we can change alternating quantity into unidirectional क्वांटिटी, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो आपका अल्टरनेटिंग फॉर्म के रूप में होता है। बट हम लोग कम्यूटेटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम लोग यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट भी होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, वो फ्लो होता है, ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे एक कम्यूटेटर का यूज करके, ठीक है, आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखें। कम्यूटेटर आपसे अगर कोई पूछता है कि डीसी मशीन के अंदर हम लोग कम्यूटेटर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये काम क्या करता है कि जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी है एसी को चेंज करता है, किस में चेंज करता है, डीसी में चेंज करता है। क्योंकि अपने को आउटपुट क्या चाहिए, डीसी चाहिए, तभी तो इसका नाम है डीसी जनरेटर, नहीं तो इसका नाम हो जाता है एसी जनरेटर, ठीक है। अगर एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि इस कम्यूटेटर को हटा देते हैं हम लोग, तो जब इस कम्यूटेटर को हम लोग हटा देते हैं तो जो आपका जनरेट हो रहा है वो भी एसी हो रहा है, और जो अपना आउटपुट है वो भी आपका क्या है, एसी है, ठीक है। देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसी मशीन होता है, ठीक है। तो सेकंड देख लें यहाँ पे, इन
in AC generator and an EMF is induced is an EMF induced is alternating in nature and same as collect at output terminal in the form of alternating क्वांटिटी। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि जो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है इन द फॉर्म एसी, और उसको हम लोग जो आपका आउटपुट टर्मिनल होता है, ठीक है, उसको हम लोग भी आपको उसी फॉर्म में हम लोग कलेक्ट कर, बस यही एक डिफरेंस है इसमें, यही एक डिफरेंस है कि डीसी जनरेटर के अंदर हम लोग कम्यूटेटर लगाते हैं और एसी मशीन के अंदर उस कम्यूटेटर को हटा लेते हैं, ठीक है। तो डीसी मशीन के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के रूप में, ये मतलब अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर उसको हम लोग डीसी क्वांटिटी में चेंज करते हैं। बट एसी मशीन के अंदर क्या होता है, ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है अल्टरनेटिंग, और हम लोग उसको आउटपुट टर्मिनल पे भी अपन कलेक्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसी, ठीक है। तो देन इसको हम लोग बोलते हैं एसी मशीन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डीसी मशीन। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग कि आगे इसका प्रिंसिपल और क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, देखें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेज कैन बी obtained by using ठीक है, देखिए यहाँ पे कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन है उसको हम लोग कैलकुलेट ऑब्टेन करेंगे FRHR, मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर? यहाँ पे देखिए इसका पूरा नाम क्या है। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, ये है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये आपका, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये देखिए ये आपका क्या है, थंब है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर फिंगर एंड दैट इज द मिडिल फिंगर। फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका जनरेटर के अंदर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। और उसका देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ये है आपके, इसको हम लोग बोलते हैं थंब, इस वाले उंगली को बोलते हैं फोर फिंगर, और ये जो बीच वाली उंगली है जिसको हम लोग मामा उंगली बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ये देखिए कि और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे पे क्या है 90 डिग्री के पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कि जो थंब है ये फोर फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है, ये तीनों किस चीज़ को डिनोट करते हैं, ये तीनों किस चीज़ को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका थंब देखिए, ये जो आपका थंब है ये आपका जो डिनोट करता है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का मोशन है उसको डिनोट करता है। जो आपका फोर फिंगर है वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। एंड देन जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपका डिनोट करता है कि जो आपका इंड्यूस्ड करंट है
या आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। तो जो अगर आपसे पूछता है कोई, ठीक है, कि जो जनरेटर है उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे ज्ञात करें, तो हम लोग बोलेंगे कि विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वी कैन ऑब्टेन द रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ डीसी या एसी जनरेटर, ठीक है, जिसमें जो आपका थंब है वो आपका डिनोट करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, जो आपका फोर फिंगर है वो आपका डिनोट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ठीक है, और जो आपका मिडिल फिंगर वो डिनोट करता है इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ठीक है। ये और तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि अगर हम लोग बात करें कि जो आपका जनरेटर है उसका जो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, जो हमेशा उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है, जिसमें जो आपका थंब है, थंब इंडिकेट मोशन, आपको याद रखिएगा आपके नॉलेज के लिए, मोशन ऑफ द कंडक्टर, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है आपके अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो जो ये सिंपल जो लॉ हैं आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि इस तरीके से अगर कोई पूछता है तो अपने को पता होना चाहिए कि फैराडे का नियम क्या है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है या बाएं हाथ का नियम क्या है, मतलब राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर। इसके बाद जो है आपका फोर फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और लास्ट में आपका बच गया मिडिल फिंगर, इंडिकेट, मिडिल फिंगर किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ठीक है, मिडिल फिंगर किस चीज़ को, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्लियर। इसको अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसमें थंब इंडिकेट करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर को, फोर फिंगर किसको, डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब आपके सामने एक बात आती है कि जो अपना इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसको हम लोग मतलब कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन ऑफ जो जनरेटर होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और जो मोटर का पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड रूल उसमें उसका डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कि जो आपका हम लोग यहाँ पे ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, उसका कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं BL V साइन थीटा, BL V साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ईएमएफ जनरेट हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कि यहाँ पे E क्या है, B क्या है, L क्या है एंड V क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि जो इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है BL V साइन थीटा, इसको हम लोग डाल देते हैं वेयर, ठीक है। वेयर देखिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है,
बी क्या है आपका, बी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। एल क्या है, यह है आपका एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और आपका v क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। एंड थीटा क्या है, थीटा आपको डिनोट करता है फेज डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट को बिटवीन कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका इंड्यूस वोल्टेज, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, देख लें आपको, E बराबर वी एल बी साइन थीटा, ठीक है। जहाँ पे आपका E क्या है, इंड्यूस वोल्टेज है, B क्या है आपका फ्लक्स डेंसिटी है, L क्या है एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, V क्या है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर है, एंड आपका थीटा क्या है, वो आपका फेज डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग कि जो आपका मोटर है, ठीक है, मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है। इसके बाद हम लोग जो इसकी वाइंडिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मोटर प्रिंसिपल, मोटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है। मोटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है। तो मोटर का प्रिंसिपल क्या है, बोला गया कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। यही आपका क्या है, मोटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो देखिए व्हेन ए, इसका डिफिनेशन हो गया, व्हेन ए current when a current carrying conductor is put when a current carrying conductor is put in the magnetic field it experience a force। मोटर का प्रिंसिपल क्या था कि when current carrying conductor is put in a magnetic field it experienced a force, ठीक है। कि मोटर प्रिंसिपल क्या था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केस ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि जब किसी करंट कैरिंग कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब एक फोर्स जनरेट होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है। यही तो आपका मोटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। यही तो आपका मोटर का प्रिंसिपल है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक कहानी है, उस कहानी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ मोटर कैन बी obtained by using फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है।
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग जो आपका मोटर का जो आपका डायरेक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सेम चीज़ मिडिल आपका थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीनों का पोजीशन देखिए, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्लेस्ड है, ठीक है। अगर इनके बीच में एंगल कैलकुलेट किया जाए तो इनके बीच में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन कैलकुलेट या ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ मोटर। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कि ये आपका क्या है, थंब है, ये आपका किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को, ठीक है। ये आपका फोर फिंगर है, इट इज डिनोट डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ये आपका मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर किस चीज़ को डिनोट करेगी, ये डिनोट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। और देन अगर हम लोग बात करें कि विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि मोटर के डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो मोटर का डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, अगर हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें तो ये अप्लीकेबल है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर, बट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मोटर। आपसे एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा सकता है कि मोटर को डायरेक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर का डायरेक्शन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलता है कि जो आपका मोटर का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। जो आपका मोटर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ आपका जो आपका जनरेटर है, ठीक है, उसमें आपका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और इन केस ऑफ मोटर वो हमेशा क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, thumb indicate direction of force, okay. Forefinger indicate डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ओके। एंड लास्ट वन है आपका मिडिल फिंगर, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपको, ये देख लीजिए, आपको एक बार अब ब्लैक बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका मोटर का प्रिंसिपल था। और देन यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको अगर कोई पूछे कि फोर फिंगर किस चीज़ को डिनोट करता है, तो फोर फिंगर आपको डिनोट करता है आपका हमेशा किसको, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को, क्लियर। अगर आपसे पूछे कोई कि जो आपका मिडिल फिंगर है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो आपको डिनोट करता है कि डायरेक्शन ऑफ किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि और क्या चीज़ें हैं, क्लियर। आगे आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको देख लीजिए आप लोग। कहीं भी आपको ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपका नॉलेज के लिए बता दूँ कि हमारे यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य एक है कि नॉलेज के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छा नॉलेज हो कि कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो तो वहाँ पे आपको एक अच्छा नॉलेज प्राप्त हो, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डीसी जनरेटर की, ठीक है, देखिए एकदम पढ़ने वाला विषय है एकदम, और आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या होता है। एक तो होता है आपका स्टेटर और एक तो होता है आपका रोटर।
ठीक है। एक तो आपका होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो हमेशा देखिए कि डीसी जनरेटर के अंदर स्टेटर पे हमेशा क्या होता है, स्टेटर पे हमेशा फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये अभी तक आपको पता नहीं होगा, बस अपन स्टेटर और रोटर की बात करते रहते हैं। ठीक है, और रोटर पे हमेशा क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग। आप देखना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि डीसी जनरेटर के अंदर जो आपका स्टेटर है उस पर कौन सी वाइंडिंग होती है, उसमें हमेशा फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, और जो आपका रोटर है वो रोटर पर किस तरीके की वाइंडिंग होगी, वो हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग होती है। क्लियर। अगर हम लोग अब अल्टरनेटर की बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर की बात करते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम लोग देखें अल्टरनेटर की हम लोग बात करते हैं। अल्टरनेटर मतलब कि एसी मशीन। अगर हम लोग अल्टरनेटर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक लो रेटिंग मशीन, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं हाई रेटिंग मशीन। हाई रेटिंग मशीन। क्लियर बच्चा लोग। तो देखिए लो रेटिंग मशीन का मतलब क्या हुआ, लो रेटिंग का मशीन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जिसकी रेटिंग लेस देन 5 kVA। ठीक है, और हाई रेटिंग का मतलब हो गया कि जिसकी रेटिंग ग्रेटर देन 5 kVA हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई रेटिंग मशीन, और जिसकी रेटिंग 5 kVA से कम हो उसको हम लोग बोलते हैं लो रेटिंग मशीन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखें कि इसके अंदर क्या कहानी है, तो इसके अंदर कहानी यही है, ठीक है, कि अगर हम लोग लो रेटिंग मशीन की बात करें, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, आपका स्टेटर होता है और रोटर होता है। ठीक है, स्टेटर होता है एंड रोटर होता है। क्लियर। अगर हम लोग देखें तो लो रेटिंग मशीन में स्टेटर पे आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगा। ठीक है, और जो आपका रोटर है इस पे आपका क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग होगा। आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हाई रेटिंग मशीन की बात करते हैं, ठीक है, हाई रेटिंग मशीन की बात करें तो इसमें भी आपका क्या होगा, स्टेटर होगा और क्या होगा, आपका एक रोटर होगा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हाई रेटिंग मशीन में क्या होगा कि स्टेटर के ऊपर हमेशा क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग होगा। आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, एंड रोटर के ऊपर क्या होगा, आपका फील्ड वाइंडिंग होगा। तो ये देखिए आपके नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीसी जनरेटर में स्टेटर एंड रोटर जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टेटर के ऊपर हमेशा फील्ड वाइंडिंग होता है और रोटर के ऊपर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर। अगर हम लोग एसी मशीन को कैटेगराइज करते हैं तो हम लोग लो रेटिंग एंड हाई रेटिंग दो तरीके के मशीन में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लो रेटिंग का मतलब जिसकी रेटिंग 5 kVA से कम हो, और हाई रेटिंग का मतलब जिसकी रेटिंग 5 kVA से ज़्यादा हो। ठीक है, 5 kVA से ज़्यादा हो। तो इसमें क्या होता है कि स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है और रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है इन केस ऑफ लो रेटिंग मशीन। अगर हम लोग हाई रेटिंग मशीन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग, ओके, एंड जो आपका रोटर होता है उस पर फील्ड वाइंडिंग होता है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम लोग उसमें जो आपका वाइंडिंग का अरेंजमेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और आगे हम लोग एसी मशीन्स में जो भी जिस तरीके का वाइंडिंग, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, पोल पिच क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।